पिशाचिनी लोग की राजमाता पागल पिशाचिनी को अपने जीवन काल के बारे में बताने के लिए मैं प्रेरित कर रहा था, क्योंकि इसके द्वारा बताया गया था कि मरने से पहले इसके साथ जो हुआ था वो पृथ्वी पर रहने वाली किसी भी स्त्री के साथ नहीं हुआ। जब से ये पिशाचिनी इस बात को बताई तब से मैं इस पिशाचिनी की आत्मकथा को सुनने के लिए उत्सुक था। आखिर मेरे जिद के आगे पिशाचिनी को झुकना ही पड़ा। पागल पिशाचिनी अपने आत्मकथा को सुनाने लगी। पागल पिशाचिनी बोली, जब मेरी हत्या हुई उस समय मेरी आत्मा शरीर को त्याग कर वहां आसपास के नजारों को देख रही थी और वो आत्मा सोच रही थी कि मैं दामिनी थी, मिस दामिनी। हाँ, इसी नाम से दुनिया मुझे जानती थी। दुनिया, विशेषकर ग्लैमर की दुनिया, जगमगाती चकाचौंध से भरी ग्लैमर की दुनिया मुझे जानती थी। अब मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। मेरी बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मेरी हत्या को स्वाभाविक मृत्यु दिखाने की कोशिश की जा रही है, पर मेरी करोड़ों चाहने वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। अब पुलिस और जांच एजेंसियां मेरी हत्या के सूत्रों की तलाश कर रही है। मैं सब कुछ देख रही हूँ। जी चाहता है चीख चीख कर सबको सारा सच बता दूं, पर मेरी जुबान को मानो लकवा मार गया है। मेरे हाथ पैर हिलते ही नहीं। मेरा खूबसूरत जिस्म काला स्याह पड़ चुका है। मेरे हत्यारे खुद हत्यारे की तलाश कर दिखावा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मैं इतनी छाई हुई हूँ जितनी जिंदा रहते भी नहीं थी। मेरे बारे में तमाम झूठी सच्ची कहानियां गढ़ी जा रही है। आम अफवाहें हैं। मुझे खराब स्त्री कहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। मैं शराबी, ड्रगिस्ट, अय्याश औरत कही जा रही हूँ। मेरी महत्वाकांक्षा को गलत साबित करने वालों की एक भीड़ है। वैसे इसमें कोई नई बात नहीं है। जो भी औरत मर्दों के क्षेत्र में उतरती है उसे महत्वाकांक्षी कहा ही जाता है। औरत जब सफल हो जाती है तो उसका गुणगान किया जाता है और असफल होने पर उसकी महत्वाकांक्षा को कोसा जाता है। मैं एक गरीब घर में पैदा हुई, पर गुदड़ी में लाल मुहावरे का चरितार्थ करती हुई यानी अपूर्व सुंदरी। मेरी माँ भी कम सुंदर नहीं थी, पर उसकी सुंदरता गृहस्थी की चक्की में पीसकर मटमैली हो गई थी। वह मेरे पिता की संपत्ति थी जिसके साथ वे कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने उसे बच्चा पैदा करने की मशीन बनाकर रख दिया। मैं कुदरत की दी हुई सुंदरता का इस तरह अपमान नहीं करना चाहती थी। मैं अपनी सुंदरता को कामयाबी का हथियार बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे रूप के चर्चे सारी दुनिया में हो। मैं नृत्य, संगीत और अभिनय कला में निपुण थी। मैं एक कामयाब हीरोइन बनना चाहती थी। ये सच था कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था और ना ही कोई गॉडफादर मुझे मिला था। मैं अकेली किस दिशा में जाऊं समझ नहीं पा रही थी। मैं ये भी पढ़ चुकी थी कि हीरोइन बनने के लालच में कई लड़कियां घर से भागती है और आखिर में किसी चकले की रौनक बन जाती है। मैं ऐसे किसी गड्ढे में गिरने को तैयार नहीं थी। मेरे घर वाले मेरे मन में पल रहे मंसूबों से अनजान थे। वे तो मेरी शादी करके गंगा नहा लेना चाहते थे। मैंने भी 17वें वर्ष में प्रवेश किया था। मुझसे बड़ी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और वो लोग अपनी घर गृहस्थी में खुश थी। मैं अभी इंटरमीडिएट किया था, पर आगे पढ़ने के मूड में नहीं थी। शादी भी नहीं करना चाहती थी। वैसे तो बहुत से लड़के मेरे दीवाने थे, पर मुझे कोई पसंद नहीं आता था। प्रेम प्यार के बखेड़े से मैं बहुत दूर थी। मैं रात दिन ईश्वर से प्रार्थना किया करती थी कि कोई तो मेरी जिंदगी में आए जो मेरे सपने को पूरा करने का रास्ता बना दे। आखिर ईश्वर ने मेरी सुन ली। मेरी जिंदगी में रौनक आया। ऊंचा, पूरा हैंडसम, गोरा चिट्टा सजीला युवक रौनक मेरी बहन माया का देवर था। माया की डिलीवरी के समय जब मैं उसके ससुराल गई तो रौनक से मुलाकात हुई। रौनक को जब मैंने देखा तो पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठी। अब तक तो पहली नज़र का प्यार मुझे फिल्मी ही लगता था। रौनक को भी मैं भाग गई थी। बहन के घर में 1 महीने रही। चोरी छिपे अपना प्यार चलता रहा। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। कभी हम छत पर मिलते तो कभी बगीचे में। सबके बीच भी आंखों ही आंखों में बतियाते रहते। मैं भूल चुकी थी कि मुझे हीरोइन बनना है। मैं अपनी असल जिंदगी में ही हीरोइन बन गई थी। बहन के घर से अपने घर लौटी तो मेरा सुख चैन छिन गया। रौनक के बिना जीना मुश्किल लगने लगा। मैं उदास रहने लगी। हालांकि कभी कभार हम बाहर मिल लेते थे और फोन पर भी बातें हो जाती थी।
पर यह सब बहुत कम लगता था। मैंने सोच लिया या तो रौनक को पाना है या मर जाना है। उधर रौनक का हाल भी मुझसे बेहतर न था। एक दिन मैं फोन पर रौनक से वीडियो चैट कर रही थी कि अचानक माँ आ गई। उसने हमारी बात सुन ली थी। फिर तो घर में जो हंगामा हुआ उसका जिक्र ना ही करूँ तो अच्छा है। जवान लड़की थी, इसलिए मार कुटाई तो नहीं हुई, पर शब्दों के तीर कमान खूब चलाए गए। मेरा फोन छीन लिया गया, मुझ पर तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए। मैं तड़प उठी। उधर रौनक के घर वालों ने भी उसे समझाया कि एक घर में दो बहनें ठीक नहीं होती, इसलिए वह मुझे भूलकर उनकी पसंद की लड़की से शादी कर ले। वह सचमुच मुझसे सच्चा प्यार करता था। आखिर उसकी जिद के आगे उसके घर वाले हार गए। उन्होंने मेरी बहन को आगे कर दिया। बहन ने अपने माता पिता को मना लिया, यानी मेरे घर वाले भी इस शादी के लिए मान गए। हमारी शादी पक्की हो गई। हमारे ऊपर से सारे प्रतिबंध हटा लिए गए। अब हम कहीं और कभी भी मिल सकते थे। हमने शादी से पहले खूब रोमांस किया, खूब घूमे फिरे, सिनेमा देखा और जी भर के बातें की। रौनक से मैंने अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में बताया तो वह बहुत खुश हुआ। उसने इस पर कोई ऐतराज नहीं किया। उसने मुझे आश्वस्त किया कि वह पूरा प्रयास करेगा कि मेरी महत्वाकांक्षा पूरा हो सके। वह सच्चा सुलझा हुआ पुरुष था। स्त्री पुरुष में किसी भी तरह के भेदभाव से सख्त खिलाफ था। हालांकि उसके घर वाले मेरे घर वालों की तरह ही पुरानी विचारधारा के थे। उन्हें तो ग्लैमर की दुनिया कोई तीसरी दुनिया ही लगती थी। अपने घर की बेटी को भी वो उस दुनिया में नहीं जाने देते। बहू तो खैर बहू ही होती है। मुझे विश्वास नहीं था कि रौनक अपने घर वालों से मुझे ग्लैमर की दुनिया में जाने की स्वीकृति दिला पाएगा। मैंने अपनी महत्वाकांक्षा को भूल जाना ही उचित समझा। वैसे भी उन दिनों रौनक के सामने मुझे सब कुछ फीका ही लगता था, अपनी महत्वाकांक्षा भी। रौनक से मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। मैं बहुत खुश थी। मुझे एक ऐसा परिवार मिला था जो मुझे बहुत प्यार करता था। मैंने भी भारतीय आदर्श बहू की छवि को अपना लिया था। सब कुछ अच्छा था, जिंदगी मजे से गुजर रही थी कि एक दिन अचानक रौनक ने मेरे सामने एक फैशन विज्ञापन का प्रस्ताव रख दिया। मेरा मन अब घर गृहस्थी के ग्लैमर में ही सुख पा रहा था। सच कहूं तो मेरा आत्मविश्वास कम हो गया था। मुझे नहीं लगता था कि ग्लैमर की दुनिया में सफल हो पाऊंगी, पर मेरे पति रौनक लगातार मुझे प्रोत्साहित कर रहे थे। वे मुझसे किया वादा हर हाल में पूरा करना चाहते थे। सबसे पहले तो उन्होंने मेरे वजन को कम करने की दिशा में काम किया। शादी के बाद मेरा वजन बढ़ गया था। वे मुझे अपने साथ जिम ले जाने लगे, खान पान को कंट्रोल कर दिया। वे मुझे सुबह जॉगिंग पर भी ले जाते। उनके घर वालों को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर बेटे के आगे सब मजबूर थे। कुछ ही महीनों में मैंने अपना पुराना छरहरा फिगर पा लिया। फिर उन्होंने मेरी पोशाक पर काम किया। एक से एक मॉडर्न फैशनेबल ड्रेसेस मुझे पहनाने शुरू कर दिए। साथ ही मुझे इंग्लिश सिखाने का भी कार्य करने लगे, ताकि मैं ग्लैमर की दुनिया में अपनी मजबूत पकड़ बना सकूं। जब उन्हें पूरी तरह विश्वास हो गया कि मैं अब पूरी तरह से तैयार हूँ, तब उन्होंने मेरे जीवन का पहला फैशन विज्ञापन मुझे दिलवाया। उनका प्रिय मित्र समर विज्ञापन की दुनिया का स्थापित नाम था। वे जब मुझे समर से मिलाने उसके स्टूडियो पहुंचे तो वह मुझे देखता ही रह गया। उसकी आंखों में मेरे लिए प्रशंसा का भाव था। उसने साफ साफ कहा, अरे यार, तुम्हारे पास ऐसा सुपर मॉडल मौजूद था। ऐसा फोटोजेनिक भावपूर्ण चेहरा और आकर्षक फिगर कितनों का होता है। देखना, एक दिन भाभी फैशन की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाएंगी। मुझे जो पहला विज्ञापन मिला वह एक साबुन का विज्ञापन था, जिसमें मुझे झरने के नीचे नहाते हुए दिखाया जाना था। यह दृश्य मुझे बहुत ही अटपटा लगा। भीगे हुए कम कपड़ों में मेरा सुंदर सुडौल फिगर निखर आया था। मेरे पति के साथ ही समर मुग्ध भाव से मुझे निहारते रह गए थे। फिर तो जैसे मेरे सामने ऑफरों की ढेर लग गई। मैं व्यस्त होती चली गई। मुझे पैसा, नाम, शोहरत सब मिल रहा था, पर मेरे मन को चैन नहीं था। पति और परिवार से मैं दूर होती जा रही थी। शूटिंग के लिए मुझे शहर से बाहर दूसरे शहरों में भी जाना पड़ता था, और मेरे पति हर जगह मेरे साथ नहीं जा सकते थे। हाँ, समर हर समय मेरे साथ होता था और मेरे पति को इस पर कोई ऐतराज नहीं था। उन्हें मुझ पर तो विश्वास था ही, पर समर पर मुझसे भी ज्यादा विश्वास था।
इतना बोलकर राजमाता पागल पिशाचिनी सुसुक सुसुक कर रोने लगी। मैं बोला, क्या हुआ है, आगे की बात बताओ। रोने से कुछ नहीं होने वाला। अब तू वापस अपनी जिंदगी में नहीं लौट सकती। तुम मर चुकी हो और पिशाचिनी बन चुकी हो। तुम अपनी आत्मकथा बताते जाओ।